ऐसे ही हम एक बार दंगल में, हम राजस्थान में कोई दंगल था, क्योंकि वहाँ पे तो अभी भी आज के दिन भी देखे तो उस टाइम पे तो बहुत ही बैकवर्ड। तो दंगल में खेलने के लिए गए, मेरे भाई भी हमारे साथ थे, हम बहनें भी थे। वहाँ पे उस टाइम लड़कियों की कुश्ती थी नहीं, तो हम लड़कों के साथ ही दंगल करते थे। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कमेटी थी, तो वहाँ पे गए, हमने बताया कि दंगल लड़ना है। बोले बेटा ये यहाँ पे लड़कियाँ करती नहीं है। हमने कहा कि लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के तो हैं, लड़कों के साथ। बोलो कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि लड़कियां कुश्ती करती हैं? शास्त्र में कौन से शास्त्र में लिखा? तुम रिएक्शन हुई एकदम से, जो है मैंने उनको जवाब दिया, कौन से शास्त्र में ये लिखा है कि लड़कियां कुश्ती नहीं कर सकती? तो वो भी शौक हो गई कि मतलब लड़की मेरे को जवाब दे रही है। तो जवाब तो ठीक ही दे रहे हैं कि ये भी तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि लड़कियां ये नहीं कर सकती और लड़के ये कर सकते हैं। तो वो थोड़ा सा शॉकिंग भी लगा, लेकिन जवाब भी उस तरह है। तो ये हमारा थिंकिंग जो है उसको भी चेंज करने में आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार बहुत मिला, उसकी वजह से जो आज सोसाइटी ने चेंज भी किया। गेम्स कितनी इम्पोर्टेंट है बच्चों को फिजिकल और एकेडमिक एजुकेशन में कैसा बैलेंस करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। दोनों चीज़ों का बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है, जो हमने देखा है। और एक कहावत थी, आपने भी पढ़ा होगा, सुना भी होगा, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो इस कहावत को आज पलट दिया है, और खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत के दम पे, आप लोगों के प्यार के दम पे, तो आज पहले क्या था कि कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता था तो माँ बाप पूछते थे क्या करते हो बेटा। कोई भी खिलाड़ी ये बोलता था कि खेलते हैं, कोई भी मतलब परिवार में आ गया या कोई भी, बोले बेटा खेलते तो हो लेकिन और क्या करते हो। तो मतलब खेल को कोई तवज्जो ही नहीं मिलती थी। लेकिन आज क्या है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपना भविष्य देखने लगे हैं कि खेल के माध्यम से भी हम अपना भविष्य में अपना भविष्य को सुधार सकते हैं और देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं, माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो जितना जरूरी पढ़ाई के लिए किताबें जरूरी हैं, उतना ही हमारे स्वस्थ शरीर के लिए खेल जरूरी है। जिस तरह कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग रह सकता है। तो इन दोनों का मिलाप जो है, मेल जो है बहुत जरूरी हो गया है आज की जनरेशन के लिए। आप खेलोगे तो आपका शारीरिक संतुलन भी बनेगा, प्लस आप सबल भी बनोगे, स्ट्रॉन्ग भी बनोगे। और दूसरा, आप पढ़ाई के साथ साथ आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, आपके विचार जो हैं, आपकी आत्मा और जो मन है वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, और वो जो एक प्योर सोल बोलते हैं वो उस पढ़ाई से ही आएगी। तो ये दोनों का मेल बहुत जरूरी है। और खेल की अगर बात करें तो आजकल तो मैं देखती हूँ तो बहुत से छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो मन में तकलीफ भी होती है जब उनको वीडियो गेम उसके फ़ोन के अंदर जब गेम खेलते हुए देखती हूँ कि उन्होंने आज छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना जो खेल भी है वो भी मोबाइल के अंदर समेट दिया। तो उनका शरीर कितना अस्वस्थ होता जा रहा है वो शायद उनको भी नहीं पता चल रहा। तो कहीं ना कहीं उसमें माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। और बच्चे आजकल देखते हैं कि सिर्फ खेल को नहीं बल्कि वो टीवी और जो मोबाइल देखते हैं उससे उनकी आंखें भी कमजोर। मैं आजकल देखती हूँ तो 3-3, 4-4 साल के बच्चों के चश्मा चढ़े हुए हैं। वो उसी का ही कारण है कि उन बच्चों के चश्मा चढ़ गए हैं। पहले माँ बाप थे, बैट बॉल या गेंडी लेके जाते थे, जाओ बेटा थोड़ी देर के लिए, उनको फ्री छोड़ देते, जाओ खेल के आओ। तो एक एनवायरनमेंट मिलता था बच्चों को, एक दूसरे के साथ झगड़ भी लेते थे, कोई नहीं बेटा तेरा बड़ा भाई है, कोई नहीं बेटा छोटा भाई है। तो आजकल बच्चे जो मतलब एक तरह से जो मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है बच्चों का बहुत ज़्यादा। उनको अच्छा डिसिप्लिन देना, वो स्पोर्ट्स से ही डिसिप्लिन आएगा। और स्पोर्ट्स हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाता। मेरे पिता एक चीज़ कहते थे कि तुम्हारा शौक सिर्फ कुश्ती होना चाहिए, उसके अलावा कोई शौक नहीं होना चाहिए। अगर कुश्ती तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा लक्ष्य है, तो पहले उस टारगेट को आप अचीव करो, उसके बाद ही कोई दूसरा टारगेट आप बनाइए। या उसके अलावा मेरे पिता की डिक्शनरी में कहीं भी कोई भी रेस्ट नहीं था, कोई त्योहार नहीं था, कोई शादी ब्याह नहीं था, कोई संडे मंडे नहीं था। हालांकि हम तो जबकि मेहनत से बचने के लिए जो आपने अलार्म वाला जो टैक्टिक्स देखा, ऐसे बहुत से टेक्निक हम अपनाते थे कि कैसे थोड़ा सा रेस्ट हमें मिल जाए। हम तो रात को सुबह तारे देख के सोते थे कि आज बादल हो गए हैं, सुबह भगवान से दुआ करके सोते थे भगवान सुबह 4 बजे बारिश कर देना, हमारा थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा इंतजार करते थे। और इतना बिजी था शेड्यूल हमारा कि हमें और कुछ बेकार की चीजें सोचने का समय नहीं मिला। तो आज हम देखते हैं कि वो डिसिप्लिन
आज के ज़माने में। Perfect. Thoughts. And you were fighting in akhadas with men. Where did you get the confidence to do that? Where did you get the courage? कि नहीं, I can go in that akhada and I can beat the boys while all my friends are getting married. ये चीज़ें हमें बचपन से मेरे माता पिता ने सिखाया। आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में जब भी लड़कियां, आज के ज़माने में भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो जब लड़कियां पैदा हो जाती हैं तो उनको ये सिखाया जाता है, बेटा ये नहीं पहनना, ये नहीं करना है, बेटा घर से बाहर जा रही हो संभल के आना है। एक्चुअली मेरे पिता ने थोड़ा उल्टा सिखाया हमें। ये तो वो हमें बोला कि बेटा घर से बाहर जा रहे हो संभल के जाना, लेकिन पहले किसी को कुछ बोलना मत और बाद में छोड़ना मत। तो ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, आप उसको डरना सिखा रहे हैं कि आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाना सिखा रहे हैं। तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस कि पापा ऐसे बोल रहे हैं तो हम किसी से कम नहीं हैं। और जब हम प्रैक्टिस करते थे तब भी पापा, क्योंकि मेरे भाई और थोड़े फिजिकली थोड़े स्ट्रॉन्ग, ओबियसली वुमेन्स की वजह से मेंस थोड़े फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, तो मेरे पापा कहते हैं कि इनको भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, तुम्हारे भी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, इनको भी सेम वही खाना मिलता है जो आपको मिलता है, तो फिर मेहनत क्यों कम कर रहे हो? तो फिर हमें लगता था कि पापा ठीक कर रहे हैं कि हमारे हाथ पैर तो वही है। हम मतलब कभी भी दिमाग में ये चीज़ आई ही नहीं कि मेंस और वुमेन्स में कुछ डिफरेंस है। तो वो चीज़ भी हमें मतलब हमें आगे बढ़ने में या स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्प किया। और दूसरी चीज़ की फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंस आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैं इतनी साय लड़ती थी कि मेरे घर पे कोई मेहमान भी आ जाता था तो मैं कमरे में जाके अपना काम करने लग जाती थी चुपचाप। लेकिन आज जो मैं बोल सकती हूँ और आप लोगों के सामने इतना बोलने का जो जज्बा है, ये कॉन्फिडेंस मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे स्पोर्ट्स ने दिया है या फिर मेरे माँ बाप ने हमारे अंदर भरा है कि किसी चीज़ से डरना नहीं है। उन्होंने एक ही चीज़ से डरना सिखाया कि बेटा कुछ भी करो, वो अच्छा करो तो कभी किसी से डरना मत, लेकिन जब बुरा करोगे तो ऊपर वाले से जरूर डरना और बुरा करने से डरना, किसी का गलत करने से डरना। सिर्फ यही चीज़ उन्होंने सिखाया है कि और बाकी किसी भी चीज़ से मत डरना, मैं हूँ, भगवान है और बाकी सब आप लोगों के साथ हैं। देखिए टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में हर चीज़ में ज़रूरी हो गई जो मैं समझती हूँ। और मैं मानती हूँ कि अगर जिस टाइम पे हमने रेसलिंग स्टार्ट की थी, अगर उस टाइम पे ये टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती तो हमारी परफॉर्मेंस में वो कहते हैं कि 4 चांद लग जाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने समझा है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है। जैसे कि हम स्कूल में जाते थे तो हम मतलब 5-6 किलोमीटर हमारा स्कूल पड़ता था, तो डेली पैदल जाना, पैदल वापस आना और फिर सेम वही सुबह 3:30 बजे उठ के, हालांकि मूवी में 5 बजे दिखाया है लेकिन मॉर्निंग में हम 3:30 उठ जाते थे और 4 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाते थे। वो ट्रेनिंग करके वापस घर पे आके अपना खाना पीना खुद बनाना और फिर वहाँ से पैदल स्कूल जाना। और एक बार क्या हुआ कि हमें ये लगा कि बहुत दूर है, इतनी थकान हो जाती मेहनत करने के बाद, और तो क्यों ना कुछ मतलब कोई साधन या साइकिल ले लिया जाए। तो साइकिल के लिए भी हमें स्ट्रगल करना पड़ता। तो पापा बोलते थे साइकिल चाहिए तो और डबल मेहनत करनी पड़ेगी, पहले पापा को खुश करना पड़ेगा मेहनत करके। तो उनसे साइकिल जब हमें लेनी थी तो उनको खुश करते थे मेहनत करके, फिर साइकिल हमने ली। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने थोड़ी सी, कभी कभार क्या होता कि टूर्नामेंट में कभी हार जाते थे, मेहनत थोड़ी कम हो जाती थी, तो पापा साइकिल वापस ले लेते। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। जैसे मान लो इंजरी हमें हो जाती है तो आजकल की टेक्नोलॉजी से हम मान लो अच्छे डॉक्टर के पास इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, नहीं दिखा सकते, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी थी भी कहाँ पे। और डॉक्टर्स, हम तो ये मानते थे फिजियो भी डॉक्टर ही होता है, मतलब फिजियो हो या फिर जो भी हमारे डॉक्टर होते थे, तो हम ये मानते थे कि इनका काम क्या है, मतलब डॉक्टर है, हम फिजियो को भी डॉक्टर बोलते थे और डॉक्टर को भी डॉक्टर बोलते थे। लेकिन अब एक्चुअल में जब जाना समझा तो समझ में आया कि दोनों का बहुत डिफरेंट वे है। और फिजियो का काम है कि आपको जो इंजरी होगी उसको आपका रिहैब करवाना, रिलीज करना, उसको अच्छी परफॉर्मेंस देना, वो इंजरी से उभारने में फिजियो का बहुत बड़ा रोल होता है। डॉक्टर जबकि ऑपरेशन भी करता, हालांकि पूरा डॉक्टर का भी रहता है,
लेकिन मेन इम्पोर्टेंट जो है वो फिजियो का रहता है, क्योंकि इंजरी के बाद आप किस तरह से रिहैब कर रहे हैं और कितना जल्दी आप उस परफॉर्मेंस पे वापस आते हैं। तो ये चीज़ हमने रियलाइज किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत से खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने इंजरी की वजह से गेम छोड़ दिया। लेकिन आज हम क्या है कि टेक्नोलॉजी की वजह से हम गूगल पे जाएंगे, ये पता है एसीएल टीयर हो गया या फिर किसी भी जॉइंट का ऑपरेशन हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम जल्दी से जाके गूगल पे सर्च करेंगे कि एसीएल टीयर में कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, रिहैब कर सकते हैं। तो वो इजी हो गई है वो चीज़ें। तो आज की जनरेशन के लिए तो मुझे लगता है कि कोरोना काल में भी हमने देखा कि टेक्नोलॉजी मतलब आज के ज़माने में नंबर 1। Very hard. I think Lakshmi also said it. I also said being a parent is very hard. Being a working parent is harder. Being a working parent and a single parent and an actor with an unpredictable schedule, I don't know how you pulled it off. So what are some crazy experiences that you had navigating this journey by yourself? Hello everybody. First of all, I would like to say to be biased to say, it's only, because it is seen, so you know it. But there are many women around. I think a lot of them who are doing this on a daily basis. And if you notice, there's a particular community which is working in the Gulf. They have their wives here, they have kids here. The mothers are taking care of them. They're not only educating them, but also inculcating values. Apart from that, they're also taking care of the man's parents. So, yeah. So, I should say that I was lucky in life because I had a solid support system from my family. And to the extent that it went to even my friends and my friends' wives, everybody, it became like, okay, this was your dream to become an actor, because I was going through a divorce and I'm getting an opportunity to become an actor, moving from one industry to another. So I had a huge support system that came to help me to achieve my dreams, so that I could actually go and work peacefully. Yeah, and it was my brother, my sister-in-law. But what, I know you mentioned you had some very funny experiences where you didn't know how to tie the choti of your daughter, and you were in Bali learning how to tie the choti from your makeup artist. So no, that's because something that I never knew to do is plait hair. So I always had my daughter have a boy cut, so that it was the most easiest thing to do. So I was in Bali shooting, and I had this amazing makeup artist. I should mention her name. Her name is Lala. A lot of people in the business of cinema will know her. And I told her that, could you teach me this, so that I learn to go back and do it. And I learned it, right? I did learn it, and I tried it on Lala itself. And then I came back, and then I told my daughter that she can grow her hair, and maybe a few years later she did, but then the chotis were really bad. They were very bad, because that you would get that typical choti that a mother could do it. So yeah, so those are the some benefits over here being a mom. yeah. So Babita ji, my next question is for you. Okay. The most important thing is we always have this fear as a father. The minute the daughter says that I intend to go for a meal with somebody. So I was perfectly okay, because my father was in the army, but my mother had the traits. So it was she who brought us up, literally with an iron fist. So, but then I noticed as a kid that my mother had absolutely no issues with my sisters having friends, that is, men come home, or boyfriends come home, or go, etc. So I happened to tell my daughter that I have absolutely no issues with you going out for a meal, but I would like to see this boy. He should come here, take you from here, and then go and drop you back. So I think she took 2 days to, mull over it, and then finally she mustered the guts, and then she said, yeah, he's coming home. And the boy comes, absolutely well
So I told him, you're taking my daughter out for a meal. Now she's coming smiling and all this, right? This is how she should come back to me. And in case she doesn't, then what I do for a living on the screen. He was a minister's son. I said, I don't care. I will beat you to pulp and take you and put you in front of your father, and I would not even, be worried about it. So yeah, so that's how it is. I think mainly, if you're confident about your child, you need to tell that to your child that I believe and trust in you more than I trust in somebody else. So I think once that kind of responsibility you put on your kids, I think they generally stand up. So, and these characters that you play on screen, people start to kind of look up to them and start copying their behavior. Now, let's bring it down to kids. When there are these characters that children like, right? I know Little Singham was one of the characters that was made on as a kid's character also, Shaktiman. Do you think there is a massive opportunity to using stories of Panchatantra, stories of our history, and stories of these good characters that are on the screen to teach children good values? Absolutely. See, I'm sure everybody here have had grandparents and parents who have told stories before we all went to bed. And we all have our own ways of dreaming that particular story, right? And even today, there are a lot of things that we go back to and recall as to how a particular story was told to us. I think it's a beautiful medium to actually communicate, and I think if that can be done, it's wonderful. We should. Because what you can visually teach, sometimes you can't, theoretically teach a lot of things. If you can actually show things visually, there are a lot of things that kids would definitely learn. And the recall value of what you see is much, much higher. Yeah, my child